मंजिलें मिल ही जाएंगी, मंजिलें मिल ही जाएंगी, चलिए तो सही। मंजिलें मिल ही जाएंगी, चलिए तो सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अमित वर्मा, होस्ट ऑफ द शो सवाल पर चर्चा, आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ एपिसोड नंबर 3 लेकर के, जिसमें फिर मेरे साथ होंगी कोटा की एक बड़ी शख्सियत, एक विभूति, एक ऐसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जिनके सब्जेक्ट के बारे में लोग ये कहते हैं कि जैसे वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाता है। हालांकि मैं थोड़ा सा क्लाइमैक्स आपको दे दूं, हमने खूब सुना है केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, आज रटी कल सफ़ा, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे साथ आज एक ऐसे दिग्गज हैं जिनके लिए ये बात बिल्कुल भी सूट नहीं करती। वो कुछ इस तरह से केमिस्ट्री पढ़ाते हैं कि जो सारे बच्चे होते हैं उस केमिस्ट्री को उसी समय याद कर लेते हैं। जी हाँ, द वन एंड ओनली आज मेरे साथ हैं एजी सर। एजी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो के अंदर। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आज आपको होस्ट करते हुए। मैं आपको बता दूं, आदरणीय एजी सर, एजी मतलब चांदी समझा गया। आप हैं अर्पित गगरानी सर, और अर्पित गगरानी सर को 15+ वर्षों का अनुभव है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था। और सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों, इन्होंने मेंटर किया है ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर के 10 तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। थैंक यू सो मच सर। आज हम लोग चर्चा करेंगे सर, वैसे तो केमिस्ट्री मुझे पता है पूरी ही आपकी कमांडेबल है, लेकिन इनऑर्गेनिक में आपकी स्पेशलिटी है। जैसे डॉक्टर पूरे शरीर का होता है, लेकिन उसके बाद एक उसकी स्पेशलिटी होती है कि भाई एक न्यूरो सर्जन है ना। तो ऐसे हमारे पास एक इनऑर्गेनिक के आज एक्सपर्ट यहाँ पर हैं, तो मैं सीधे सीधे आपसे सवाल पूछूंगा, आप सीधे सीधे जवाब देंगे। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया आपने। नहीं सर, ये सौभाग्य है कि मोशन एजुकेशन नीट डिवीज़न में आप जैसे एजुकेटर हैं। आपका अनुभव बच्चों को जो प्राप्त होता है उससे उनके सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और मैं तो सर सीधी सीधी बात कहता हूँ कि सिलेक्शन के साथ साथ ड्रीम कॉलेज। जी सर, सिलेक्शन तो इम्पॉर्टेंट है ही कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले, लेकिन जरा सोचिए एक ऐसे एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं जिन्हें ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस करने का अनुभव है, तो फिर वो आपको ड्रीम कॉलेज के बारे में बताएंगे। तो सर बहुत सारी चर्चाएं ना करते हुए सबसे सीधे सीधे सवाल पे आते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है सर, मेरा ये अनुभव है कि बाहर केमिस्ट्री को एक टीचर पढ़ाता है। जी सर, लेकिन बड़े कोटा की बड़ी खास बात है, इस कोटा सिस्टम की बड़ी खास बात है, मोशन नीट कोटा की बड़ी खास बात है कि यहाँ पे एक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले भी 3 अलग अलग एक्सपर्ट है। मतलब एक फिजिकल का एक्सपर्ट है, एक ऑर्गेनिक का एक्सपर्ट है, एक इनऑर्गेनिक का एक्सपर्ट है। तो सर ऐसा इसको डिवाइड करने का मतलब ये बेसिकली क्या पर्सपेक्टिव है? मैं जरा सा आपकी इस पे इंसाइट चाहता हूँ। देखिए सर, हम तो क्या पले बड़े कोटा में ही हैं, और कोटा फेमस ही इसलिए है कि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का अपन को एक्सपर्टीज़ मिलता है। अगर एक ही इतना बड़ा सब्जेक्ट अगर एक ही व्यक्ति पढ़ा पाएगा तो वो इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में हमको सिलेबस भी कवर अप करना पड़ता है, बच्चों को रिवाइज भी करवाना पड़ता है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस बच्चे को इतना अच्छे से पढ़ाएं एक एक सब्जेक्ट कि उसको हर एक सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो कोटा में ही ये शुरुआत हुई थी। अब तो खैर दूसरी जगह पे ये सब लोग कॉपी करते हैं कोटा को। कोटा ने ये ट्रेडमार्क सेट किया था, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सचिन तेंदुलकर बॉलिंग भी करे और वो फील्डिंग भी करे, कीपिंग भी करे, तो वो इतना इंटेंसिटी से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर बैट्समैन है। सबको अपनी भूमिका पता होनी चाहिए। तो जैसे मैं जानता हूँ कि मेरे लिए जो सबसे बेस्ट है वो इनऑर्गेनिक है, तो इसलिए मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ और बच्चे बहुत खुश हैं, उसमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और सर सबसे बड़ी बात मुझे शायद ऐसा लगता है, शायद आप जब उसको इन डेप्थ देते होंगे, तो जैसे इनऑर्गेनिक का सब्जेक्ट याद करने वाला है, रटने वाला है, तो आप उसके अंदर बहुत बड़े बड़े शॉर्ट ट्रिक्स बनाते होंगे। उस सब्जेक्ट को आप ऐसा कर देते होंगे जो टॉपर बच्चा, क्योंकि टॉपर बच्चा चलता है लॉजिक क्या, बिल्कुल सर, उसको फिजिक्स बहुत बढ़िया लगती है ना, वो बायोलॉजी में भी कहीं ना कहीं लॉजिक लगा लेता है, फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ लेता है, थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक भी पढ़ेगा। लेकिन जब बात इनऑर्गेनिक क्या है कि तो भाई साल्ट को, रंगों को पहचाने का कैसे, तो सर को ऐसी ट्रिक्स है आपकी, कोई एक ट्रिक बताएंगे? अरे सर बहुत सारी ट्रिक्स हैं ऐसी। अच्छा, अभी जैसे रिसेंटली चैप्टर ऐड हुआ है, 2 ही साल हुए हैं, नाम है सॉल्ट एनालिसिस। पहले तो ये जेई एडवांस में ही आया करता था, और अभी ये नीट में भी शामिल करा गया है। और मैं तो अच्छा मानता हूँ कि ये चैप्टर शामिल हो गया, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो सिलेबस में चेंजेस करे गए, तो नीट ने जो ये एंटी एजेंसी जो है, जिन्होंने जो सिलेबस सॉल्ट एनालिसिस का दिया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसमें काफ़ी ट्रिक्स होती है सर, जैसे कि ग्रुप्स में हमको अगर आइडेंटिफाई करना है कि कोई पर्टिकुलर नैन कौन से ग्रुप में है, तो हम पहले क्या करते हैं कि ग्रुप 1, 2, 3 को
शॉर्ट ट्रिक बना बना के रिवाइज कराते हैं। जैसे पहले ग्रुप ऑफ एनाइन की अगर मैं बात करूँ तो कांट सिंग सॉन्ग है, जैसे अच्छा, कांट सिंग सिंग सॉन्ग। अब कांट में CANT आ गया, तो C से होता है कार्बोनेट, A से होता है एसीटेट, N से होता है नाइट्राइट, T से होता है थायोसल्फेट। सिंग सॉन्ग पे आ जाएगा सल्फर -2, ठीक है, सल्फाइड आयन, और सॉन्ग पे आ जाएगा SO3-2। एक बहुत ही शानदार एक कॉमेडी उसमें मेरे को देखने को मिलती है। जो लास्ट ग्रुप होता है हमारा एनायंस का, वो है सोनू ने पूनम को बॉम्बे में फिराया। हाँ, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। सोनू ने पूनम को बॉम्बे में फिराया, तो सोनू में सल्फेट आ जाता है, अच्छा, और सोनू ने पूनम में कौन आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा। बॉम्बे में बोरेट आ जाता है, और फिराया पे F- आ जाता है। अरे यार, CBI ने एटॉक्स पकड़े, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाएगा CBI। एटॉक्स में नाइट्रेट आ जाएगा, ऑक्स पे ऑक्सीलेट आ जाएगा। तो इसी तरह से केटाइंस की भी होते हैं। तो ट्रिक्स में क्या होता है, बच्चों का एंजॉयमेंट भी होता है, और वो हंसी खेलते वो याद कर लेता है उसको। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था, हमारे एक्सपर्ट हैं, विषय विशेषज्ञ हैं। आप देखिए, अगर इतनी बढ़िया केमिस्ट्री हमने पढ़ी होती तो मुझे लगता है शायद आज हम भी भैया केमिस्ट्री को ऐसी ट्रिक्स से में याद कर रहे होते। हमारा तो बड़ी फेमस थी कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, आज रटी कल सफा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे एजे सर से अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको केमिस्ट्री बढ़िया तरीके से याद होगी। सर, बहुत बढ़िया सवाल का जवाब आपने दिया। तो मेरे ख्याल से इससे जो टॉपर बच्चा है उसके मार्क्स बढ़ते होंगे, और वो जो सर 705 700 के बीच में बच्चा घूम रहा होता है। जी सर, मुझे लगता है शायद, क्योंकि इतने सालों से हमने भी एनालिसिस किया है इस बात सर। ट्रिक्स का मैं बताऊं, एक जो सबसे बड़ा उपयोग जो होता है नीट पेपर के दौरान, वो ये होता है कि जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, वो जल्दी से ट्रिक लगा करके अगर उसको वो सॉल्व करता है तो बहुत ही लिमिटेड टाइम में वो कर सकता है। जैसे कोई क्वेश्चन है, अगर वो 1-1.5 मिनट ले जाएगा, तो वही कुछ सेकंड्स में अगर हो जाए तो उसका जो समय बचा हुआ है वो लास्ट में बहुत काम आता है। बच्चा जब OMR फिलिंग करता है तो उस दौरान वो पैनिक नहीं होता। तो इनऑर्गेनिक चलती बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे ट्रिक्स काम आती है। और मैं कॉन्सेप्ट को भी डिनाई नहीं करूँगा। हाँ, नहीं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, नहीं, कॉन्सेप्ट, लेकिन सर पहले कंसेप्ट और फिर उसके बाद ट्रिक, उससे क्या होता है, रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है। सर, बहुत बढ़िया सवाल का जवाब आपने दिया। सर, अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों ने सर हमें बहुत सारे सवाल भेजे हैं, क्योंकि चूंकि कमेंट्स निरंतर आ रहे हैं। मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, व्यूअर्स प्लीज़ जुड़िए इन पॉडकास्ट पे के माध्यम से। आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बिल्कुल सही एडवाइस मिलेगी प्यारे बच्चों, और जितना इनका तजुर्बा है, जितना इनका अनुभव है, वो सारा अनुभव आपको इसके माध्यम से मिलेगा। तो सर, बच्चे बड़े अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बच्चे इनिशिएट भी कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ क्वेश्चन आज बच्चों के आए हैं। तो मैं सर, वैसे तो मैं केमिस्ट्री का आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपसे बच्चों की तरफ से आप पूछ बच्चों से मैं पूछ लेता हूँ। तो सर, सबसे पहले मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे तैयार करें? देखिए सर, काफ़ी फेमस टॉपिक्स हैं। जैसे अगर शुरुआत में अगर अपन जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत कमांड होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा हिस्सा है पीरियोडिक टेबल का जो केवल एक ही चैप्टर में नहीं बैठा हुआ है, वो 2 चैप्टर का है। वो पीरियोडिक टेबल का भी है सर, और साथ ही साथ वो D एंड F ब्लॉक में जहाँ से मेजर क्वेश्चंस आए हैं पैलेडियम वगैरह के। तो मेरे को ये लगता है कि 2 चैप्टर का एक पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कमांड होना जरूरी। देन उसके बाद में हम जब आगे चलते हैं तो जेड इफेक्टिव आता है। जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि NCERT में वो चीज़ दी हुई नहीं है, लेकिन हमको फ्लो पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव चलता कैसा है, और दूसरी प्रॉपर्टीज़ पे वो क्या इफेक्ट डालता है। जेड इफेक्टिव से रिलेट करके फिर हम आगे की तरफ जाते हैं। तो रेडियस, IP, EA और EN, सर ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, रेडियस, IP, EA और EN, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और रेडियस, इन चारों को आप अच्छे से पढ़ करके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, एक क्वेश्चन तो मुझे भी याद है, कुछ एक्सेप्शन होता है शायद क्लोरीन फ्लोरीन में, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। देखिए सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर अपन बात करेंगे तो क्लोरीन की ज़्यादा है। सिंगल आइसोलेटेड एटम की अगर इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी की अगर अपन बात मैं तो बचपन में ऐसे याद किया था कि वहाँ पे कई मिसकंसेप्शन आता है ना सर, बिल्कुल, कि जो क्लोरीन होता है वो कहीं फ्लोरीन से कुछ आगे निकल जाता है। हाँ, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होता है सर जी। और ये तो बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा सर आपने, ये डेटाबेस क्वेश्चन भी है। अच्छा, टेबल में दिया हुआ है पी ब्लॉक में, जो हम पुरानी NCERT में जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पे इसका डेटा भी गिवन है। तो ये पढ़ के जाना भी चाहिए बच्चों को। NCERT बेस्ड ऑर्डर्स हमको पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की क्या होते हैं। ये दोनों मिली जुली टर्म्स होती हैं, लेकिन एक बॉन्डेड फॉर्म में होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सर वो सिंगल आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन गेनिंग के लिए बात करी जाती है। बहुत बढ़िया। मैं देखो, ज़्यादा तो आपको समझ में आ रहा होगा जो स्टूडेंट्स हैं, और मैं तो थोड़ा थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है सर कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिटी बेसिडिटी चेक करते वक्त इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट्स जैसे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और हाइब्रिडाइजेशन, हाँ जी, सर इसका कितना बड़ा रोल होता है? तो बहुत बड़ा रोल है सर। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आया है। एसिडिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर, चाहे वो आपको हाइड्राइड्स दिए जाएँ, चाहे हाइड्रोक्साइड दिए जाए, ऑक्सी एसिड दिए जाएँ, ऑक्साइड दिए जाएँ,
लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम के ट्रेंड्स हम लिखाते हैं। ये टॉपिक का जब हम लास्ट पॉइंट एप्लीकेशन पे जब हम पहुँचते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है। एक क्वेश्चन तो होता है वैल्यू बेस्ड, जो सीधे सीधे आपसे ये पूछ लेंगे कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या वैल्यू है, या ऑप्शन ऐसे दे देंगे आपको कि ये वैल्यू है तो बताओ कौन कौन से वो एलिमेंट हो सकते हैं जहाँ ये वैल्यू रखने वाले हैं, तो बताइए वो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। और दूसरा प्रश्न यही आता है कि एसिडिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर बताइए। तो बच्चों मेरा तो यही कहना है आप सभी से कि एसिडिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर आप बहुत अच्छे से पढ़ करके जाए। एस ब्लॉक के हाइड्राइड, पी ब्लॉक के हाइड्राइड, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड्स का पूरा फ्लो हमको पता होना चाहिए। बड़ी डिमांड आ रही है, बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लाइए यूट्यूब पे। तो सर मेरी रिक्वेस्ट होगी कोई एक आधा टॉपिक आप जरूर बच्चों के लिए लेंगे। सर बिल्कुल, थोड़ा सा लोगों को भी मतलब इस बात का, या जो दूर बैठे बच्चे हैं हाँ सर, जी, हाँ जी, उनको भी थोड़ा सा इसका फ्लेवर मिलना सर चाहिए। हम तो हमेशा तैयार बैठे हैं, बच्चों की जैसी फरमाइश होगी और मोशन की तरफ से जो आदेश होगा सर हम बिल्कुल उसकी पालना करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। फजान रूल एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हम फजान रूल से कोवेलेंट कैरेक्टर तो निकाल लेते हैं, हाँ जी, पर क्या इसका यूज करके हम किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी या कलर इंटेंसिटी भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? बच्चों ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। सर ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ। जो बच्चे सवाल पूछते हैं ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन सर भी पूछ रहे हैं। सर मैं काफी डाउट्स आपके क्लियर सर मैं समय के साथ चाह रहा हूँ कि हम धीरे धीरे इसको बिल्कुल जो कंटेंट है वो सब्जेक्ट रिलेवेंट होना चाहिए। बिल्कुल सर, कोई भी ऐसी रिलेवेंट चीज अपन चर्चा ही ना करें। जब मेरे साथ विषय विशेषज्ञ बैठे हैं और मतलब वो लोग बैठे हैं समय का उपयोग कि हो जो जाएगा। चीजों को शुरू कर रहे हैं, मतलब आप सोचिए मतलब अगर बच्चा सबसे आगे चल रहा है, जिसका नंबर आने वाला है, सोचो उन्हीं लोगों की गाइडेंस अगर सबको मिल रही है तो मतलब मुझे लगता है शायद इससे बेहतर कुछ इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो बच्चों मैं ये कहना चाहूँगा, सर ने जैसा सवाल पूछा, एस ब्लॉक से अगर प्रश्न आता है फर्स्ट और सेकंड ए से, तो हम क्या लगाते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। वही अगर प्रश्न सर पी ब्लॉक से आता है, डी ब्लॉक से आता है, अदर ब्लॉक से आता है, या डिफरेंट ग्रुप का बनकर के आता है, जैसे एक फर्स्ट डे का हो गया, एक सेकंड डे का हो गया, लेफ्ट टू राइट वाला अगर प्रश्न है तो फिर वहाँ पे हम फजान रूल को अप्लाई करेंगे। फजान रूल क्या कहता है कि जैसे कैटायन का चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजेशन बढ़ता है, तो उससे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है सर। उस फिनोमेना में हम कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाने से सॉल्युबिलिटी जो होती है पानी के अंदर वो घट जाती है। तो इस तरह से हम बच्चों को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके बताते हैं। लेकिन एस ब्लॉक में टॉप टू बॉटम का अगर सर प्रश्न आता है तो कुछ एक्सेप्शंस को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जगह पे हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी काम कर जाती है। और कलर इंटेंसिटी होती है सर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की ध्रुवणता जैसे जैसे बढ़ती है, तो सर कलर का जो तीव्रपन है वो भी बढ़ता जाता है। तो मतलब वो कलर से भी कहीं ना कहीं जी सर, डायरेक्टली। ठीक है, बढ़िया सर। मुझे लग रहा है शायद मुझे भी थोड़ा थोड़ा सीखने को मिल रहा है आपसे। अब अगला सवाल लेते हैं सर। एमओटी पर, वेस्पर पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं? देखिए सर, VSEPR जो होता है हाइब्रिडाइजेशन का एक पॉइंट है। VSEPR हमको अरेंजमेंट सिखाता है, लोन पेयर का, बॉन्ड पेयर का, रिपल्शन थ्योरी कुल मिला करके, कि हम किसी चीज़ को हमको कहाँ पे रखना है और कहाँ पे वो स्टेबल रहेगा। हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे पिरामिडल शेप बनाया हमने या टी शेप बनाया, ClF3 हम जब बनाते हैं तो टी शेप, बेंड टी शेप बनता है उसमें। तो हम किन कारणों की वजह से लोन पेयर को इक्विटल पोजीशन पे रखते हैं, बॉन्ड्स को क्यों हम एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है ना सर, उसका एक्सप्लेनेशन हमको VSEPR में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें डाई एटॉमिक की और उसके आयंस की, तो वहाँ पे हम नीट के लिए मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। अगर आप यही चीज़ को आप IIT में जाकर के सोचेंगे तो बात अलग हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है वो एडवांस थ्योरी जो सब जगह पे एप्लीकेबल होती है। लेकिन हम अपने सिलेबस की अगर अपन बात करें तो डाई एटॉमिक और उसके जो आयंस होते हैं वो देखते ही आप सीधे सीधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाओ, चाहे वहाँ से बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए सर, चाहे स्टेबिलिटी का प्रश्न आ जाए या मैग्नेटिक बिहेवियर का प्रश्न आ जाए। ये 3 क्वेश्चन बड़े फेमस होते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे चाहता हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों को जरूर लिखें, और जहाँ पे इनको आपको लगे कि मुझे कहीं अप्लाई करना है तो इसके साथ आप जरूर कनेक्टेड रहें। फिर इसके बाद सर एक अगला सवाल आ रहा है, जैसे हम बात करते हैं NCERT की। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सब बोलते हैं NCERT को रट लो, याद कर लो, या जो भी कुछ है वॉटेवर। सर क्या कुछ रट्टाफिकेशन के अलावा कोई लॉजिक्स का भी कोई है, ये तरीका है, या केवल याद रटने की बात तो हम कहाँ पे बोलते हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक डेटा आ गया, अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, सही बात है, उसको तो याद करना, उसको याद करना पड़ेगा। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में अगर अपन शुरुआत के कुछ पेजेस ओपन करते हैं तो वहाँ पे राइट साइड में एक टेबल दी हुई है। अब उस टेबल में क्या है सर, बॉन्ड लेंथ का डेटा गिवन है। अब ये भी हम गारंटी नहीं ले सकते कि वो लोग क्या दे देंगे एग्जाम में। हाँ, वो एक्सपर्ट होता है पेपर बनाने वाले, बिल्कुल तो वहाँ से जिसका जो मन कर गया उसने तो क्वेश्चन दे दिया, तो फिर बच्चा परेशान हो जाए। तो इसलिए हम बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा
कि कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा होते हैं जो पैराग्राफ के अंदर भी दिया हुआ है, जैसे एल्यूमिनियम गैलियम का रेडियस का प्रश्न भी आ चुका है ना। बच्चों को मैं बताता भी हूँ कि 1.35 एंगस्ट्रॉम होता है, 1.43 एंगस्ट्रॉम होता है। जो हम सोचते हैं उसका उल्टा ऑर्डर हमको देखने को मिलता है। तो बच्चों को वो चीज़ हाईलाइट करनी चाहिए और सभी टीचर्स को वो चीज़ हाईलाइट करके लिखवानी भी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी चीज़ों को अच्छे से बताएं, एनसीईआरटी की क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चों के लिए वो आसान रहे सर। तो एनसीईआरटी में सर हम मार्किंग करते हुए अगर हम चलें और कुछ इंपॉर्टेंट डेटास को याद करके हुए जाए तो वो अच्छा रहेगा। अब बात आती है सर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की। जैसे पी ब्लॉक में बच्चों को काफ़ी ये दिक्कत रहती है कि सर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, क्या हम इनको भी पढ़ करके जाएं टेबल, क्योंकि बड़ी बड़ी टेबल्स गिवन है। तो मैं बच्चों से ये कहूँगा, बच्चों उसमें ऑर्डर्स देख करके जाओ। वैल्यू के आधार पे आप ऑर्डर लगा लीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसा भी है, उसको रीअरेंज करो और उस ऑर्डर को आप अच्छे से पढ़ करके जाओ, तो वो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट इतने सारे एलिमेंट्स में से आ जाए, उसकी वैल्यू पूछ ले बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की, आई डोंट थिंक सो। तो मेरे हिसाब से ऑर्डर जो है वो ज़्यादा काम का रहेगा। ऑर्डर ज़्यादा काम करेगा। सर चलते हैं अगले सवाल पे। जब हम लोग बात करते हैं कि डी ब्लॉक की, तो बच्चों का प्रश्न ये आया कि सर डी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? देखिए सर, डी ब्लॉक पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक में अगर मैं कोई चीज़ एलिमिनेट कर दूं तो वो मेरी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। पहले 2018 के पहले के सिनेरियो की अगर हम बात करें, जब एम्स हुआ करता था और AIPMT अलग होता था, तो उस दौरान डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक से क्वेश्चंस की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब से ये पी ब्लॉक का वेटेज थोड़ा कटिंग हुआ है सिलेबस में, तब से तो हम देख रहे हैं लगातार डी एंड एफ ब्लॉक से लगातार एक दो सवाल आते ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे KMnO4, K2 CR207, हम पीछे जाएंगे एनसीईआरटी में बच्चों, तो पीछे वाले जो कंपाउंड्स हैं KMnO4, K2 CR207, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये 3 तो बिल्कुल पढ़ करके जाना है सर। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों को कि उसका जो रिएक्शन चार्ट होता है, हम क्या करें कि जितना भी उसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर वाला रिएक्शंस है, कैसे KMnO4 काम कर रहा है और कैसे K2 CR207 काम कर रहा है, उसका हम एक पूरा रिएक्शन चार्ट बना लें। मैंने नोट्स में बच्चों को वैसे ही लिखा रखा है, तो उससे हमको ये पता लग जाता है और आसान हो जाता है एक साथ जब रिएक्शन लिखी हुई दिखती है। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है, बच्चा पजल्ड हो जाता है, कुछ यहाँ से पढ़ रहा है, कुछ वहाँ से पढ़ रहा है, तो थोड़ा दिक्कत होता है और आखिरी समय पे रिवीजन के दौरान उसको दिक्कत आ सकती है। तो जो भी आप नोट्स बनाएं, शॉर्ट कंटेंट में बनाएं, तो आप एक लाइन खींचें और टेबल में हम ड्रॉ कर लें कि यहाँ से यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऐसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इससे हमको KMnO4 और K2 CR207 का पता लग जाएगा, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑल्सो। ये तो हो गए पीछे वाले टॉपिक। फिर हम आगे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो पढ़ के जाना है आपको कौन से ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, किसका एम्फोट्रिक बिहेवियर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब डी ब्लॉक। सर एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूं सर। जी सर। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से रिलेट करके आपको पूरा अच्छे से पढ़ करके जाना चाहिए, क्योंकि वहां से प्रश्न आने की संभावना पूरी होती है। एनसीईआरटी में कई जगह पे बोला हुआ है, क्रोमियम मैंगनीज को रिलेट करके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का कई दफ़ा नाम आ रखा है, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना चाहिए आप सभी को। तो ये थे प्यारे बच्चों, आप सर ने आपको बताया कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। लेकिन अगर उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर रीज़न के बारे में बता दिया जाए तो गैस पर काम तो करता है। यही अनुभव है। एक टीचर 5 ऐसे लिखवाता है, उसमें से 2 आते हैं, और एक टीचर 5 ऐसे लिखवाता है, उसमें से 4 आते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है शायद कि यहाँ पे गैस वर्क बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेडिक्शंस तो बैठ जाता है ना सर। और वो अनुभव से आता है, मुझे ऐसा लगता है अनुभव से आता है, टॉपर बच्चे को पढ़ाने से आता है, रिजल्ट से आता है। जैसे लगातार पढ़ाया सर टॉपर बच्चों को, तो वो प्रेडिक्शंस इतने हो जाते हैं हमारे। हाँ, और बच्चे फिर क्या बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं, तो मुझे लगता है शायद अपनी जो टीचिंग्स होती हैं वो भी ऐसे ही निखर के भी बाहर आती हैं। और फिर आपके बारे में तो ये कहा जाता है कि आप तो बहुत मेहनती हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, और फिर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं, और बच्चों के साथ आपका जो तालमेल है वो कमाल का है। कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, फिर अगले क्षण प्यार भी करते हैं। खैर ये बड़ा अच्छा रहता है बच्चों के साथ, जितना आप कनेक्ट होते हैं तो कनेक्ट की वैल्यू अपनी तो सर यही कमाई है कि बच्चा दूर तक भी जाए, कहीं से भी MBBS कर रहा हो तो हमको जरूर याद रखे, और भगवान की दुआ से, आशीर्वाद से सर आज तक भी बच्चा कनेक्टेड है। और सर हजारों बच्चे हैं आपके, मतलब मुझे लगता है हर मेडिकल कॉलेज में आज के समय में आपके स्टूडेंट हैं। बिल्कुल सर, हालांकि आपकी उम्र से लगता नहीं है। हम भी सर जब छोटे थे जब आ गए थे पढ़ाने के लिए। हाँ, ये भी है, और आप मेंटेन भी किए हुए हैं। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। PYQ की इंपॉर्टेंस क्या है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सर देखिए, नीट का ये एक हिस्ट्री रही है कि पुराने जो क्वेश्चंस है ना, चाहे आप फिजिक्स उठाएं, चाहे केमिस्ट्री उठाएं, चाहे बायो उठाएं, बहुत से क्वेश्चन सर हमने रिपीट होते हुए देखे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ज़्यादा पुराने नहीं तो पिछले 5 साल के प्रश्न तो बच्चों को लगा करके जाने ही चाहिए। उससे हमको एक पैटर्न पता लगता है
कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं, क्या उनकी हद हो सकती है और कितना हद तक वो परेशान कर सकते हैं ऐसे बात है, PYQ बताता है कि भाई पेपर का लेवल कैसा है और हर चीज़ के PYQ से लिए और तैयारी की। हमको टॉपिक सॉर्ट आउट करने में दिक्कत नहीं होता। अगर हम PYQ लगाएंगे तो हमको ये पता लगेगा कि कौन से चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये तो बिल्कुल करना ही चाहिए और आई होप कि आप सब कर भी रहे होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। सर अगला सवाल ये है कि अगर हम लोग बात करें तो इनऑर्गेनिक में ऐसे कोई 3 चैप्टर जिनका वेटेज बहुत हाई हुआ, यानी कि 60 to 70% जाए। रिसेंटली अगर अपन बात करें ना सर, तो एक तो डी एंड एफ ब्लॉक तो बोल ही दिया आपने, केमिकल बॉन्डिंग में कहूँगा, और साथ ही साथ सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए और नीड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सर जैसे आइसोमर हो गया, IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया, CFT VBT को रिलेट करके पढ़े, और कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जितना भी NCERT में 2-2.5 पेज का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट गिवन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाए, वहाँ से प्रश्न आ सकता है। देखिए एक अध्यापक का कितना बड़े एटीट्यूड है कि अपने विषय के लिए आपको कितने प्यारे तरीके से समझाया क्या करें सर, बच्चे मानने अच्छी बात है। हाँ नहीं बिल्कुल सर, और इतने अच्छे से कहेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे। नहीं तो डांट के समझाएंगे सर बच्चों को, हाँ ये भी पढ़ना ठीक है। पड़ेगा। हाँ, एक प्यार से चाटा मारोगे उठेंगे तो बना लेंगे, है अपने ही बच्चे तो सर समझाना पड़ता है जी। अगला सवाल ये है सर, निगेटिव मार्किंग, क्योंकि इनऑर्गेनिक में जो ऑल ऑफ द अबव या इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो सर इनमें बच्चों की बहुत निगेटिव मार्किंग होती है, तो इसके लिए अपन कैसे चर्चा करें? मेरा तो ये मानना है सर, अगर टॉपिक स्ट्रांग है तो क्यों ही गलत करेगा सामने वाला। असर्शन रीजन के क्वेश्चन में बच्चे बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आता कि सर ये असर्शन अगर ये है तो इसका रीज़न ये होगा क्या। तो बच्चों अगर आप NCERT लाइन टू लाइन पढ़ करके जाओगे और प्रॉपर रीजनिंग जान करके जाओगे, जैसे बेरिलियम और बोरोन का एग्जाम्पल होता है। बेरिलियम बोरोन में हम IB में वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देते हैं, बेरिलियम को आगे कर देते हैं और बोरोन को पीछे कर देते हैं। अब हमने क्लास में पढ़ लिया ड्यू टू द पुअर शील्डिंग, ठीक है ना, पेनिट्रेशन पावर वगैरह, ये सब हम कारण देते हैं शॉर्ट में। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप NCERT लैंग्वेज क्या कहती है वो अच्छे से देख करके जाए, क्योंकि टीचर ने तो उसको अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से पढ़ा दिया, बच्चों को वहाँ पे समझ में भी आ गया। मैं आपके दिल की बात कर रहा हूँ बच्चों, जैसा आप फील करते हैं क्लास में, मैं बिल्कुल समझता हूँ उस बात को। तो हम जो पढ़ा रहे हैं वहाँ समझना आपको आसान है, लेकिन बुकिश लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक द होल एग्जाम। तो रीजन जो वहां पे आएगा ना छप करके, वो पक्का NCERT की लाइन उठा करके देंगे। तो अगर आप रीजन के साथ साथ उसका मतलब नहीं जानते हो, वो अगर आप लाइन पढ़ करके नहीं गए हो, तो मे भी पॉसिबल आप फंस जाए। तो बहुत अच्छे से देख करके जाए। और NCERT टेक्स्ट बुक होती है, हर लाइन का मतलब, पिछले कई पॉडकास्ट में बार बार ये बात कही गई है, बड़े एक्सपर्ट्स ने भी यही बात कही है कि भाई NCERT की लाइन का मतलब समझोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी आगे बढ़ेंगे। सर अगला सवाल ये है कि जो नोट्स मेकिंग है, तो इनऑर्गेनिक के लिए अलग से नोट्स बनाने चाहिए या NCERT के मार्जिन में ही एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना काफ़ी रहता है? NCERT में ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख ले मार्किंग करके, और जो नोट्स आपको लिखाए गए, क्योंकि इनऑर्गेनिक का कंटेंट जब से ये थ्योरेटिकल पार्ट रिमूव हुआ है सर P ब्लॉक का, तो अब इतना कंसाइज हो गया है कि हर चैप्टर, हर टीचर जो है जो भी चैप्टर पढ़ाता है कोटा में कहीं पर भी, मेरे को ऐसा लगता है कि सर ऑलरेडी कंसाइज फॉर्म में रहता है। तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंसाइज फॉर्म में, फिर हम उसको और शॉर्ट करने लग जाएंगे तो हम क्यों ही टाइम वेस्ट करें। मेरा ये मानना है कि सर टिक मार्क करो, आगे बढ़ो, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, टीचर ने जो स्टार मार्क पॉइंट बताया है आपको, उसको आप अच्छे से पढ़ें, मार्किंग करके रखें। सर अभी जो मेरे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, चाहे मैं ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज की बात करूं, है ना, या अपने रेगुलर जो मेरे पीरियोडिक टेस्ट है उनकी बात हो, तो उसमें जो मेरे सवाल गलत हो रहे हैं, उन गलत सवालों में मुझे मतलब कैसे उनकी फॉल्ट फाइंडिंग करनी चाहिए? देखिए सर, सबसे जरूरी यही होता है कि हम पेपर दे तो देते हैं, हम मार्क्स को लेकर के चिंता करते हैं। मार्क्स को लेकर चिंता करते हैं, वो मार्क्स चिंता करने का विषय है, मानता हूं मैं कि कंपैरिजन होता है बच्चे के दिमाग में कि मेरे मार्क्स कम आ गए तो मेरे को टेंशन होना स्वाभाविक बात है। लेकिन जब वो आप वापस आते हैं तो उसका प्रॉपर एनालिसिस कि यार ये गलती हुई क्यों है मुझसे, ये मैंने क्वेश्चन गलत क्यों करा है। ये टॉपिक को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जो भी आपके लूप होल्स हैं वो सब कवर अप हो जाएंगे। तो जितना भी नेगेटिव हुआ है उनको आप बार बार तैयार करें, अच्छे से रिवाइज करें। एक बार अगर क्वेश्चन गलत हो गया है तो हार नहीं मानिए, फिर से पढ़ लो यार, इतना समय होता है हमारे पास में कि हम उसको दोबारा से हम तैयार कर सकते हैं। और मल्टीपल अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। अगर विराट कोहली एक ही तरह की गेंद खेलता रहेगा तो लगातार सेंचुरी मारता रहेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन बीच में आपको पता हो तो 1.5 साल जो है उसका खराब हो गया था, सर कोई सेंचुरी नहीं आई थी क्योंकि बॉलर्स ने उसकी गलतियां पकड़ ली थी। लेकिन उसने उस गलती पे काम करा तो फिर लगातार सेंचुरी अभी आने लगी। अभी पिछली सीरीज में 2 सेंचुरी मार दी। तो यही मैं कहना चाहूँगा बच्चों से कि जो भी आपकी कमी है वो टेस्ट में निकल करके आती है, आप उस टॉपिक के पीछे पड़ जाओ और जैसे आप उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपने आप में निखार आ जाएगा।
और टेस्ट पेपर का मतलब डायग्नोसिस है बेसिकली। बिल्कुल। अगर और आप सर problem हमने को तो diagnose बीटीएस कर और पा वज्र बनाया इसी पैटर्न पे है सर। बीटीएस जो सीरीज है वो तो रेगुलर टेस्ट सीरीज है बिल्कुल, इसी, ब्रह्मास्त्र ठीक है, वो तो सब बच्चे कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वज्र करने का फायदा ये होगा कि उसका टॉपिक बाय टॉपिक, लाइन टू लाइन एकदम तैयार हो जाएगा, उसको रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे टाइम टेबल में टेस्ट आता जा रहा है आप वो देते जाइए, और जो बीच में टाइम ड्यूरेशन आपको मिल रहा है उसी के थ्रू आप जो है आपका रिवीजन कर सकते हैं, राइट टाइम पे तैयार हो जाएगा आपका। टाइम बाउंड रिवीजन होता है, सबसे बड़ी बात है। कोई भी टेस्ट सीरीज आप देते हैं तो उसमें आपका टाइम बाउंड रिवीजन होता है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक बात जो है थोड़ी व्यक्तिगत है, ऐसे ही मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ सर बच्चा कहता है पढ़ाते पढ़ाते गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी। हाँ सर, हो जाता हूँ मैं गुस्सा, जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे, अब कोई बच्चा अगर फ़ोन चलाएगा या मस्ती मजाक करेगा तो उस दौरान तो सहन नहीं होता। ये बच्चे मेरे को जानते हैं अच्छे से, वो बच्चे कहते भी हैं, और बुरा भी नहीं मानता कोई बच्चा, क्योंकि ये फेमिलियर हो जाते हैं सर, वो जानते हैं कि टीचर का नेचर कैसा है। और मेरी केयरिंग है, केयरिंग है, कोई गलत चीज़ के लिए तो अपन गुस्सा होते ही नहीं है। अब मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे कुछ बच्चा गड़बड़ कर रहा है या उसका ध्यान इधर उधर हो रहा है, तो आपको अगर क्लास में बैठना है, मेरी क्लास में बैठना है, तो एकदम डिसिप्लिन वे में बैठना पड़ेगा, तभी जाकर के चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपका ध्यान इधर उधर रहेगा तो कैसे समझ में आएगा? अदरवाइज मैं वैसे तो गुस्सा करता ही नहीं हूँ। अभी आपको लग रहा हो मैं गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। तो ये थी प्यारे बच्चों चर्चाएं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दिग्गज के साथ मैं आपसे फिर कहता हूँ, मेरा आपसे वादा है कि जब हम सवाल पर चर्चा करेंगे तो हमारे साथ एक से एक दिग्गज होंगे। मैं अर्पित गगरानी सर का दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ। सर एक बार एक डायलॉग हो जाए आपका एजी वाला जरा बच्चे जरूर सुनते जरूर हैं। वो तो क्या पुष्पा मूवी आई थी ना, तो उस दौरान थोड़ा सा मैंने ऐसे ही बना दिया था, मजा में। अच्छा क्या डायलॉग था सर? एजी नाम सुन करके चांदी समझिएगा, चांदी नहीं आंधी है मैं, चांदी नहीं आंधी है समझेगा नहीं साला। लेकिन अब तो चांदी भी नहीं थम रही है सर, चांदी नहीं थम रही है भाई। देखो हमारे जो एजी सर हैं बहुत इस समय वैल्यूएबल एसेट हो रहे हैं, चांदी की जो है कीमतें हाइक पे जा रही हैं। खैर ये जस्ट अपार्ट फ्रॉम द जोक, अब चलते हैं मुद्दे की बात पर। तो सवाल पे चर्चा में प्यारे बच्चों देखिए, आपके सवाल आए तो उसका हमें कितना सारा बेनिफिट मिला। आपके मन की जितनी जिजीविषाएं हैं, जो भी आपके मन के अंतर्द्वंद हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए मोशन के नीट चैनल पर। प्यारे बच्चों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और जो भी आपको हमारे से सवाल पूछना है इस सवाल पर चर्चा वाले एपिसोड से पहले जरूर लिखिए, तो आपके हर विषय के नीट से संबंधित सवालों का जवाब होगा ऐसी महान विभूति के द्वारा। तो एक बहुत बढ़िया शेर है आपके लिए, मुझे लगता है शायद कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और सर वास्तव में आपका जो एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन, कक्षा, बच्चों के प्रति व्यवहार, वो वास्तव में अनुकरणीय है। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट की नॉलेज की तो उसमें आपका कोई सानी नहीं है, और मुझे लगता है शायद इस अनुभव से हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। सर आज की सीरीज़ में आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।